नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करते हैं दिन की सबसे हैरान करने वाली तस्वीरों से। ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा से आई हैं। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। दौसा में वाटर लॉगिंग की वजह से करीब 50 स्कूली बच्चों की जान मुश्किल में पड़ गई। दौसा के लालसोट इलाके में एक स्कूल की बस 50 बच्चों और टीचर्स को लेकर गुजर रही थी। आगे अंडरपास था। बारिश के कारण अंडरपास में पानी भरा हुआ था। बस के ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। उसने बस आगे बढ़ा दी और कुछ ही मीटर आगे बढ़ने पर बस पानी में डूब गई। खिड़कियों से पानी बस के अंदर जाने लगा, लेकिन इसके बाद ड्राइवर ने समझदारी का काम किया। उसने हेल्पर की मदद से एक एक करके बच्चों को बस की छत पर चढ़ा दिया। बच्चों के साथ मौजूद उनकी टीचर भी छत पर पहुंच गई। बस को पानी में डूबा देखकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुए। अंडरपास के दोनों तरफ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब सवाल यह था कि बच्चों को बचाया कैसे जाए। सबसे पहले लोगों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू करने की कोशिश की। रस्सियां डाली गई, लेकिन इससे बात नहीं बनी। रस्सियों का इस्तेमाल बाद में बच्चों के बैग खींचने में हुआ। इस दौरान गांव के कुछ युवक तैरकर गहरे पानी की तरफ बढ़े और ये लोग बारी बारी से बस के पास आए। बस की छत पर मौजूद ड्राइवर और हेल्पर की मदद से एक एक करके बच्चों को नीचे उतारने को कहा। इस तरह स्कूल की बस की पिछली साइड से बच्चों को उतारा गया। ये नौजवान एक एक बच्चे को कंधे पर बैठाकर तैरते हुए पानी से बाहर ले आए। कई घंटों की मशक्कत के बाद इन बच्चों को इसी तरह ह्यूमन चेन बनाकर बचा लिया गया। स्कूल टीचर को भी रेस्क्यू किया गया। हालांकि जिस वक्त बच्चों को बचाया जा रहा था, वह मौजूद कुछ लोगों की सांसें अटक रही थी, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे उनके रिश्तेदार थे। बार बार ये लोग कह रहे थे, बच्चों को आराम से निकालो, बच्चों को बिठाओ और एक एक करके बारी बारी से नीचे उतारो। अरे अब डांट दिया ना। ओए, डर जाओ डर जाओ डर जाओ डर जाओ डर जाओ डर जाओ। ओए, डर जाओ ओए डर जाओ। ऊपर फेंक जाओ नहीं। थैला मत बजाओ, थैला और थैला मत बजाओ। अरे थैला दे तो बांध रहे। अरे मैडम को तो खींचो। राजस्थान के कोटा शहर में भी पिछले 48 घंटे में इतनी बारिश हुई कि अब यहां कॉलोनियों की सड़कों पर नावें चलने लगी हैं। कोटा के अनंतपुरा में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एक जगह से दूसरी तरफ जाने के लिए नाव का इस्तेमाल हो रहा है। इस इलाके में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, जबकि कोटा के पुलिस लाइन इलाके में घर के अंदर तक पानी घुसा हुआ है। बेडरूम, किचन, लिविंग रूम सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। ये परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। यहां खरगोन, झाबुआ में भारी बारिश हुई। उज्जैन, मंदसौर, रतलाम और नीमच में भी बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। शाजापुर में उफनता हुआ नाला पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। सड़कें तेज बहाव में बह गईं, जिससे गांवों और शहरों का संपर्क टूट गया। आदिवासी बहुल झाबुआ इलाके में प्रदेश के 21 जिले ऐसे हैं जहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस जिले में बीते 48 घंटों में हुई तेज बारिश से ग्रामीण इलाकों के नदी नाले उफान पर हैं। जिले में अब तक कुल 518.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण कुंदा नदी पर देजला देवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली और एनसीआर में भी अच्छी बारिश हुई और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ घंटे की बारिश के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को जबरदस्त ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। सुबह ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई रूट्स पर लोग 2 से ढाई घंटे तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली में सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास भारी जाम था। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें थी। खासकर गाजियाबाद के राजनगर से दिल्ली जाने वाले एलिवेटेड रोड पर हालत काफ़ी ख़राब थी। यूपी गेट पर भी बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया था। यहाँ 3 तरह का ट्रैफिक मजे में चलता है, इसलिए ये पॉइंट पूरी तरह से चौक हो गया। राजनगर एक्सटेंशन वाली रोड पर लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में रॉन्ग साइड से गाड़ियां निकालनी शुरू कर दी।
इस वजह से कई गाड़ियां रोड पर फंसी रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे नॉर्थ एमपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान के साथ साथ वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो सकती है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से देश के कई दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। नया एक चीज़ है वो 26 के अराउंड एक लो प्रेशर एरिया अगेन फॉर्म हो रहा है, वो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बे में होने वाला है। तो उसी टाइम में अगेन ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, झारखंड, ये सब एरिया में रेनफॉल एक्टिविटी पिकअप हो जाएगा। हेवी टू वेरी हेवी रेन का चांसेस वो 25 से लेके 27 तक हम लोग 5 दिन का फोरकास्ट देते हैं, तो 23 से लेके उधर वो रेनफॉल पिकअप होने का संभावना है। और उसके साथ साथ वो कभी लो प्रेशर बनता है तो वेस्ट कोस्ट में भी विंड पिकअप हो रहा है, तो उसी टाइम में ज़्यादा बरसात रहेगा। ज़्यादा मीन्स हेवी टाइप ऑफ एक्टिविटी रहेगा कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया और कोस्टल कर्नाटका। हेवी टू वेरी हेवी टाइप ऑफ रेनफॉल का एक्टिविटी उत्तराखंड में है एंड इवन वेस्टर्न हिमालयन रीजन उत्तराखंड में ज़्यादा इंटेंसिटी, फिर भी हिमाचल प्रदेश भी है, वेस्ट यूपी भी है। केरल में पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, इसलिए जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। मल्लपुरम में आज कई दिन बाद लोग सड़कों पर दिखाई दिए। खाने पीने की दुकानें खुलने लगी हैं। आज पेट्रोल की सप्लाई भी शुरू हुई। क्योंकि कई दिन बाद पेट्रोल पंप खुले हैं, इसलिए पेट्रोल पंप के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। कई लोग अपनी बाइक्स में पेट्रोल भरवाने पहुंचे, लेकिन अच्छी बात है कि किसने जल्दबाजी नहीं दिखाई, ना ही आगे बढ़ने के लिए मारपीट की। ये सब लोग कई कई घंटों तक लाइन में आराम से खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार किया। केरल के अलावा कोस्टल कर्नाटक में भी बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कोडागू में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। 12 अगस्त से अब तक यहाँ 16 लोगों की मौत हुई है। अब भी कुछ गांव पानी में डूबे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोडागू के सूटीकोप्पा में आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल नजर आई। यहाँ बाढ़ की वजह से बेघर लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के दरवाजे बाढ़ पीड़ितों के लिए खोल दिए गए। मंदिर परिसर में लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। मदरसे में लोगों के रहने का इंतजाम किया गया, जबकि चर्च और मिशनरी स्कूल में सैकड़ों लोगों ने शरण ली है। इन जगहों पर न कोई भेदभाव है, न मजहब का झगड़ा है। सभी लोग प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोग का कहना है कि बाढ़ के बीच आपसी भाईचारे की इससे अच्छी मिसाल और इससे अच्छा मैसेज कोई नहीं हो सकता। ये तस्वीरें दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। हमारे गांव में ये एक ऐसी दुर्घटना ये बहुत दुर्घटनापूर्ण है। ये तकरीबन 25 साल 26 साल पुरानी बारिश ऐसी हुई थी। हमारे पूर्वजों कहाँ है, उससे पहले हमको पता नहीं, हमें भी देखा भी नहीं। ये पहले हम सब यहाँ हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्ध, हर लोग और कैंप से जो बुद्धिस्ट है ना, उनका मोनेस्ट्री वो लेके वो बहुत हेल्प किए हैं हमको। और यहाँ मदरसा नहीं देखे हम, मस्जिद नहीं देखे, चर्च नहीं देखे, मंदिर नहीं देखे। हर जात के लोग इसमें मिलकर, जात की सब भूल गए, धर्म भेद सब भूल के सब मिल के हम लोगों ने काम किया है। यही हमारी भारत में एकता दिखाता है। और ये भारत में एकता दिखाने हमारे सुंटीओपा से ये स्टार्ट हुआ है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन वो लोग सब मिल के कर रहे हैं। यही हमारा भारत देश है। ऐसे होना चाहिए। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट पूरे देश में होना चाहिए। ऐसे अगर हो सकते हो तो ये स्टार्ट पूरे देश में होना चाहिए। वाकई में कोडागू के लोगों की तारीफ करनी चाहिए। मुश्किल वक्त में दूसरे की मदद करना, मिलकर मुसीबत का मुकाबला करना, हर मज़हब यही सिखाता है। इन तस्वीरों से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो मज़हब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। कौन लोग ऐसा करते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। राजस्थान के टोंक में आज कांवड़ियों पर हमला हुआ। इस हमले में 13 कांवड़िए घायल हो गए हैं। 10 कांवड़ियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त कांवड़िए एक मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहे थे। कांवड़ियों के काफिले में तेज म्यूजिक बज रहा था। नाचते गाते कांवड़ी आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक हमला हुआ। भीड़ आई और कांवड़ियों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। कांवड़ियों के साथ साथ पुलिस वाले भी चल रहे थे। अचानक के हमले से घबराकर पुलिस वाले भाग गए। ये घटना टोंक के टोडा रायसिंग रोड पर हुई। घटना के बाद से शहर में काफी तनाव है। कुछ रोडवेज की बसों पर पथराव की खबरें मिली हैं। कांवड़ियों पर हमले से नाराज लोगों ने कुछ जगहों पर आग लगाई, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है। एसपी पूरे हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। घायल कांवड़ियों का हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है।
अब राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। राहुल गांधी ने जर्मनी में जो बयान दिया उस पर देश में विवाद हो गया। राहुल गांधी ने जर्मनी में हैम्बर्ग के एक स्कूल में कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिससे गरीबों की हालत खराब हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी और विकास की प्रक्रिया से लोगों को दूर करने से आतंकवाद का खतरा पैदा होता है। इसके लिए राहुल ने इस्लामिक स्टेट का उदाहरण दिया। It's very dangerous in the 21st century to exclude people. And I want to give you a small example. The United States attacked Iraq in 2003. It took the United States a couple months to defeat Saddam Hussein's army. Hardly any Americans died. Few months after the invasion, the network that was excluded from jobs in Iraq, the Tikriti tribal network, linked up with the cell phone network in Iraq and with the network of artillery shells that were left in the villages. And you got an insurgency that fought the United States and caused massive casualties to the Americans. And it didn't end there. That insurgency slowly entered empty spaces. It entered the empty space in Iraq. It entered the empty space in Syria. And then it connected with the global internet to form the horrific idea called ISIS. Because if you don't give people a vision in the 21st century, somebody else will give them one. And that is the real risk of excluding large numbers of people from our development processes. Every country faces this risk. इसके बाद राहुल गांधी ने जर्मनी में खड़े होकर भारत में लिंचिंग का मुद्दा उठाया और इसके लिए नोटबंदी और जीएसटी के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के इन फैसलों की वजह से छोटे उद्योग धंधे बंद हुए, लाखों लोग बेरोजगार हुए। इससे लोगों में नाराजगी है और ये गुस्सा हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के तौर पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। Couple of years back, the Prime Minister demonetized the Indian economy. And he destroyed the cash flows of all these small and medium businesses. Millions and millions and millions of people who worked in the informal sector were left unemployed. I want to give you a sense of the scale of this. China produces 50,000 new jobs every 24 hours. In the same amount of time, India, a country that is approximately the same size as China, produces only 450. They imposed a badly conceptualized, badly thought through, badly implemented goods and services tax, which complicated the lives of these small and medium businesses and basically resulted in the closure of hundreds of thousands of them. And these three things that the government has done has made India angry. And that's what you get to read in the newspapers. When you hear about lynchings in India, when you hear about attacks on Dalits in India, when you hear about attacks on minorities in India, that's the reason for it. बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा रिएक्शन दिया। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत का कद छोटा करने की कोशिश की है। संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी ने आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश की और इस्लामिक स्टेट के पैदा होने को लेकर जिस तरह की दलील दी वो चिंता की बात है। राहुल गांधी का बयान देश के मुसलमानों का अपमान है। आप विदेश की भूमि में जाकर भद्दा मजाक करते हैं उन विक्टिम्स का जो आतंकवाद के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, विजन नहीं देंगे मोदी जी, तो देश में आईएएस आके अपना विजन देने लगेगी और हमारे माइनॉरिटीज के बंधु उस दिशा में चले जाएंगे। यह अन्याय हमारे माइनॉरिटीज के प्रति है। यू हैव ट्राइड टू डेनिग्रेट द माइनॉरिटीज ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कॉल इंडिया। 70 वर्षों तक आपके परिवार या आपके परिवार के प्रॉक्सी रहे, उन्होंने कोई विजन नहीं दिया देश को। देश विजनलेस रहा। जो आप आज कह रहे हैं कि देश में आतंकवाद फैल सकता है,
क्योंकि देश के पास विजन नहीं है। वी कैन नॉट फॉरगिव यू फॉर दैट। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण झूठ से भरा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्रेशन जैसे बुनियादी हक छीने जा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा राहुल की ये बातें सफेद झूठ है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। आपका ये पूरा भाषण झूठ, अतथ्य, फरेब से लबरेज था। आप कहते हैं कि मोदी जी ने मनरेगा को वीकन कर दिया। आपके समय मनरेगा एक विफलता की कहानी थी और मोदी जी के नेतृत्व में आज मनरेगा एक सफलता की कहानी है। अपार सफलता मिला है। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, मात्र 11 राज्यों में राइट टू फूड था कांग्रेस के समय। मगर मोदी जी के एबल नेतृत्व के कारण, मोदी जी के सुदृढ़ नेतृत्व के कारण आज 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी, तमाम राज्य और यूनियन टेरिटरीज सभी में आज राइट टू फूड है। राहुल जी कितना झूठ कहते हैं आप। राहुल जी, आप ही के पिताश्री और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था, हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो बीच में सारे कांग्रेसी पैसा खा जाते हैं और नीचे 15 पैसे ही पहुंचते हैं। बाकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं उस समय। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा राहुल गांधी की बातें गलत हैं। केसी त्यागी का कहना है कि देश के नौजवान आईएसआईएस की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कहना आपत्तिजनक है। उनका बयान आपत्तिजनक है। देश में बेरोजगारी भी है, भुखमरी की भी घटनाएं हैं, किसानों की आत्महत्याओं के भी मामले हैं, आर्थिक असमानता भी है जो लंबे समय से चलती आ रही है। लेकिन हमारा देश का नौजवान आईएएस की तरफ इस दिशा में जा सकता है, ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और ऐसा कहकर के जो मुस्लिम नौजवान हैं उनका भी मैं निरादर मानता। तो लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो सही मुद्दे उठाए। मुद्दे सही हो सकते हैं लेकिन व्याख्या गलत है। इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। देश की सियासत अपनी जगह है, लेकिन बाहर देश की छवि की अपनी जगह है। राहुल गांधी देश में रहकर नरेंद्र मोदी की आलोचना करें, उनकी नीतियों पर सवाल उठाएं, इसका उन्हें पूरा पूरा हक है। लेकिन विदेश में जाकर यह कहना कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, भारत एक गरीब देश है, भारत में गरीबों को विकास के प्रोसेस से दूर किया जा रहा है, लोगों को उनके बुनियादी हक से वंचित किया जा रहा है, भारत में आईएसआईएस जैसे संगठन पैदा हो जाएंगे, ये सब बातें ठीक नहीं है। अपराध कहाँ नहीं होते, लेकिन देश में किसी कम्युनिटी को, किसी खास मजहब के लोगों को टारगेट किया जाए, ये कहना भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी का बाहर के मुल्कों में जाकर यह कहना कि नोटबंदी और जीएसटी से बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी से गरीबी बढ़ी, गरीबी से गुस्सा बढ़ा और गुस्से से लिंचिंग की घटनाएं हुई, ऐसा एनालिसिस बचकाना है, इमेच्योर है। राहुल गांधी मोदी की आलोचना करें, जरूर करें, लेकिन इसके लिए देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मोदी ने वलसाड़ और जूनागढ़ में पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया। गांधीनगर में गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। मोदी ने वलसाड़ की पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1 लाख लोगों को घर दिए, उनका गृह प्रवेश करवाया। मोदी ने कहा उनका सपना है कि 2022 तक देश के हर नागरिक के पास अपना घर हो। इस मौके पर मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर तीखा तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जमाना बदल गया है, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चल रही है। दिल्ली से राज्यों के लिए 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे 100 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। मोदी ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा परिवार की महिलाओं को आज एक घर गिफ्ट में मिला है। यह रक्षाबंधन पर एक भाई का तोहफा है। आपको भी लगता होगा कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना के इतने अच्छे मकान भी हो सकते हैं क्या? ये इसलिए संभव होता है क्योंकि कटकी कंपनी बंद है। दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गरीब के घर में पूरे 100 पैसे पहुंच जाते हैं, इसलिए ये संभव होता है। और इस सरकार में हिम्मत है कि इतने टीवी वालों की हाजिरी में, इतने अखबार वालों की हाजिरी में, इतनी बड़ी जनमेदनी के सामने, और जब पूरा देश टीवी पर देख रहा है, तब हिम्मत के साथ किसी मां को पूछ सकता हूं कि आपको किसी को रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, किसी ने दलाली तो नहीं ली है। हम उस चरित्र के निर्माण के अंदर लगे हुए हैं और मुझे खुशी हुई
जब वो माँ बहनें बड़े आंख में दिखता था, बड़े संतोष के साथ कह रही थी, जी नहीं, हमें अपना हक का मिला है, नीति नियमों के तहत मिला है, हमें किसी को एक नया रुपया भी देना नहीं पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे पहले की सरकारों के वक्त ये खबरें सुनी जाती थी कि नेताओं के शानदार घर बन गए हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब गरीब आदमी को अपनी छत नसीब हो रही है, गरीब को अपना घर मिल रहा है। आपने मुझे बड़ा बनाया है। आप गुजरात में लोगों ने मेरी परवरिश की है, गुजरात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और आप लोगों से जो मैं सीखा हूं उसी का परिणाम है कि सपने बड़े समयबद्ध तरीके से पूरे करने का प्रयास कर रहा हूं। और 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो कि जिसके पास खुद का घर न हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना है। अब तक खबरें आती थी नेताओं के बड़े बड़े घर बनने की, अब तक खबरें आती थी नेताओं के घरों की सजावट की, अब खबरें आ रही हैं गरीबों के घर बनने की, अब खबरें आ रही हैं गरीबों के घर की सजावट। ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो 1 लाख से अधिक घरों का वास्तु प्रवेश होता हो और उसमें शरीक होने के लिए वलसाड़ की धरती पर आकर के वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी परिवारों के साथ उनके उत्सव उमंग में शरीक होता है। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि पिछले 4 साल में करप्शन की शिकायतें नहीं मिली हैं, सरकार पर करप्शन का कोई बड़ा इल्जाम नहीं लगा और पैसा लोगों तक पहुंच रहा है। मोदी ने सबको घर देने की जिस स्कीम का ऐलान किया था उस पर तेजी से काम हुआ है। आज गुजरात के 26 जिलों के लोगों को सरकार ने घर दिया। अब देश के दूसरे राज्यों में भी लोगों को घर मिलेंगे, इसकी उम्मीद करनी चाहिए। अगर ये काम वाकई में 2022 तक पूरा हो गया, 2022 तक हर व्यक्ति के घर पर अपनी अगर छत हुई, तो ये नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि होगी। 3 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद अरुण जेटली ने आज फिर से फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की कमान संभाल ली। राष्ट्रपति भवन से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अरुण जेटली आज नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे, अपने दफ्तर में गए और औपचारिक रूप से फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम शुरू किया। अरुण जेटली ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक में अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की। उन्होंने मीटिंग की एक तस्वीर भी शेयर की। इस मीटिंग में फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख आदिया, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी एन झा, कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी राजीव कुमार, सीबीडीटी के चेयरमैन आई श्रीनिवास समेत बड़े अफसर मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि 14 मई को एम्स में अरुण जेटली की किडनी की ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो डॉक्टर की निगरानी में थे, अपने घर पर रह रहे थे और लोगों से मिलना जुलना बंद था। अब 3 महीने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया है, लेकिन वो फिलहाल सार्वजनिक जगहों पर जाने और ज्यादा लोगों से मिलने जुलने से बचेंगे। इस पर पाबंदी है क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें फिलहाल किसी भी तरह के इन्फेक्शन से सावधान रहने की सलाह दी है। अब बात कश्मीर की। आतंकवादियों ने कश्मीर में कल ईद के दिन 5 निहत्थे कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट किया। 3 की मौत हो गई जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जिन लोगों को दहशतगर्दों ने ईद के मौके पर निशाना बनाया वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, ईद की छुट्टी पर आए थे। कल मैंने आपको कांस्टेबल फैयाज अहमद शाह के बारे में बताया था। उन्हें ईद की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से लौटते वक्त आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। फिर पुलवामा में कांस्टेबल याकूब शाह को आतंकियों ने मार डाला और इसके बाद आतंकियों ने श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर की हत्या की। आतंकी उस वक्त घर में घुसे जब सब इंस्पेक्टर डार घर पर नहीं थे। उनके दोनों बच्चे थे। आतंकियों ने बच्चों के सिर पर बंदूक रखी, उन्हें शोर न मचाने की हिदायत दी और फिर मगरिब की नमाज अदा करके जब अशरफ डार घर आए तो आतंकियों ने बच्चों से पूछा, क्या यही तुम्हारे फादर हैं? जब बेटों ने बताया कि हाँ यही पिता है, तो अशरफ डार को आतंकवादियों ने छोटे छोटे बच्चों के सामने गोली मार दी। अशरफ डार का एक तीसरा बेटा, 3री क्लास में पढ़ता है एक बेटा और दूसरा 8वीं में। आज इन बच्चों ने बताया कल क्या हुआ था, आतंकवादी कैसे घुसे, उनके सामने ही उनके पिता को कैसे मार दिया। कुछ किया ही नहीं, बेगुनाह मारा उसको। वो दरवाजे के पीछे छुपे, जब अंदर गए उन्होंने पीछे से गन रखा और लिया साइड में। उनका पापा कब आएगा, उनका मैंने कहा अभी थोड़ी देर। फिर जब उन्होंने हम अंदर रखा, वो पापा आए अंदर, उन्होंने बोला ये यही है, मैंने बोला हाँ। फिर अंदर गए, मारा।
फिर भाग गए, फिर हम पीछे से खिड़की से भाग गए। अच्छा, वो भाग गए थे तब तक। मैं उससे पहले ही गया अपने घर, वहाँ पे मिलिटेंट्स ने मुझे भी ध्यान रखा, सर पे बोला चुप करके बैठना, शोर नहीं करना, पापा कब आएगा। हमने बोला अभी आएगा। वो वहाँ से आया, वो फिर किचन में बैठा, उसको मिलिटेंट ने बोला उसको हैंड्स अप, वो गोली मारी। तो आपने उनको चलाया नहीं कुछ, अगर पापा ऐसे गलत करना है, आपने कुछ बोला उनको? उन लोगों ने ध्यान रखी थी, बोला शोर नहीं करना। कितने बंदे थे आपको चलाए? तो अशरफ के पिता बगल वाले घर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मौत से कुछ मिनट पहले बेटा उनके पास साथ था, नमाज पढ़कर सीधा उनके पास आया था, कुछ देर पहले बातें की थी और फिर वो अपने घर आया। घर पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई थी। टुकड़ा कट गया और क्या महसूस करूंगा, ये मुझे ही पता है। क्या कभी नहीं उसने मुझे बोला, कुछ नहीं, आज तक कभी नहीं। ये उसके ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। ये कट गया, मगरिब की नमाज पढ़कर आ गए और घर में बैठे, या हमारे पास यहाँ इस मकान में बैठे थे हम, और घर गया और उसी के साथ वहाँ पर गोली की आवाज़ आ गई। जितने देर तक हम अंदर चले गए उतनी देर तक ख़त्म हो गया। वहाँ हमने कोशिश की कि उसको उठाने के लिए, लेकिन हम क्या वो तो ख़त्म हो गया था। आतंकियों ने 2 और पुलिस वालों को कल टारगेट किया था। शोपियां में एएसआई दिलबर अहमद पर गोली चलाई थी, लेकिन वो बच गए और इसके बाद एक और कांस्टेबल शकूर पारे को किडनैप किया था, उसको भी गोली मार दी थी। क्योंकि शकूर पारे के हाथ में गोली लगी इसलिए वो बच गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ईद के दिन 5 पुलिस वालों पर हमले हुए। इस पर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस जताया। फारूक ने कहा, ऐसे हमले, ऐसी हत्याएं वही लोग कर रहे हैं जो कश्मीर में अमन नहीं चाहते। जो लोग कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं उन्हें मारकर क्या मिलेगा। हम ये कहें कि सिक्योरिटी लैब से ये गलत है। वो लोग जो यहाँ अमन नहीं चाहते वो ये घटनाएं करेंगे। नहीं तो मुझे बताइए, उसको क्या बीजेपी वाले को हक नहीं है यहाँ पे अपनी बात करने की? डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, हर एक को हक है। क्या ये हुर्रियत वाले रोज बात नहीं करते हैं? जो सुनना चाहेंगे सुने, हम तो नहीं कहते कि मत सुनिए, मगर किसी को मारना आपका क्या हक है? क्या आप किसी को जान दे सकते हैं? पुलिस वाले का काम है हिफाजत देना, उसको आप मार देंगे? तो आप हिफाजत वाले को मार रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? ये गलतफहमी में है कि यहाँ की तब्दीली कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वालों के साथ कल एक बीजेपी वर्कर की भी हत्या की गई थी। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर में कुछ लोग आतंकवाद खत्म नहीं करना चाहते, उन्हें इससे फायदा होता है। चिंता का विषय तो कोई भी हत्या है वो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर का आम आवाम और ख़ासतौर आम नौजवान देश के दूसरे हिस्सों की तरह मोदी जी के इस न्यू इंडिया की विकास यात्रा का हिस्सा बन चुका है। और इसीलिए ये 30-35 वर्ष से जो लोग, जैसे मैंने कहा, इस खला और वैक्यूम की राजनीति में पनप रहे थे, वो अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो ये भी कहने में भी मुझे कभी संकोच नहीं रहा कि ये जो मिलिटेंसी है ये भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुका है। बहुत से ऐसे अनासर हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे तत्व हैं, सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, खबर अच्छी सुर्खी बनती है, जो चाहते ही नहीं कि यहाँ मिलिटेंसी का खात्मा। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने सीधे सीधे दहशतगर्दों को कंडेम नहीं किया। कश्मीरी मुसलमानों की हत्या पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। सैफुद्दीन सोज ने कहा, बंदूक का इस्तेमाल कोई भी करे वो उसके खिलाफ है। लोकतंत्र में बंदूक के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कश्मीर प्रॉब्लम का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही पॉसिबल है। जिसके हाथ में बंदूक है वो बंदूक का इस्तेमाल करता है। दोनों बंदूकों को मैं गलत समझता हूं। कोई रास्ता निकलना चाहिए, जमहूरियत का रास्ता, मजबूत रास्ता, बातचीत का रास्ता। कश्मीर का मसला है और इसलिए दिल्ली को कश्मीर के लोगों के साथ बात करनी चाहिए। इसको समझ के बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। अब जो भी आगे आ जाएगा बातचीत हो जाएगी, होनी चाहिए। असल में सैफुद्दीन सोज जिस तरह की बातें कह रहे हैं उनकी सोच को दर्शाता है। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस इससे सहमत होगी या नहीं, और उन्होंने इस तरह की बात पहली बार नहीं की। इससे पहले सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि कश्मीर समस्या के लिए पाकिस्तान नहीं भारत जिम्मेदार है। सोज को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अगर वो देश के खिलाफ बात करेंगे
तो कश्मीर के वही लोग सैफुद्दीन सोज को जवाब देंगे जिनके घर के चिराग आतंकवादियों ने बुझा दिए। ईद के दिन मुरादाबाद के घरों में कैसे लाल रंग का पानी आया, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 1 मिनट का स्पॉन्सर मैसेज। मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली खबर आई है। मुरादाबाद की पीतल बस्ती में कल नलों से अचानक लाल रंग का पानी आने लगा। पानी में बदबू थी। लोगों को शक हुआ कि पानी में खून मिला हुआ है। असल में इस इलाके में काफी संख्या में मुस्लिम परिवार रहते हैं। कल ईद थी, कुर्बानी दी गई थी, इसलिए इलाके के लोगों को शक हो गया कि कुर्बानी का खून पानी में मिलकर घरों में आ गया है। ये बात फैली। बस्ती के लोगों ने अपने अपने नल चेक किए। सबके घर पर पानी गंदा आ रहा था, लाल रंग का था। पुलिस को बुलाया गया। जल निगम के कर्मचारी आए। उन्हें लोगों ने बर्तनों में जमा पानी दिखाया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पहले पानी की सप्लाई बंद की गई, फिर टैंकर के जरिए बस्ती में पानी पहुंचाया गया। जल निगम के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि इस इलाके में पानी की सप्लाई करने वाली लाइन में लीकेज था। जिस जगह लीकेज था वहीं कई बकरों की कुर्बानी दी गई थी, इसलिए जल निगम के अफसरों ने आशंका जताई कि यहीं से कुर्बानी का खून पानी में मिल गया होगा। हमारे संवाददाता पवन नारा मुरादाबाद के उस इलाके में गए जहां नलों से लाल पानी की शिकायत आई थी। लोगों ने उन्हें पानी की तस्वीरें दिखाई, कुछ लोगों ने वीडियो बनाए थे, वो दिखाए और फिर बताया कि पानी के साथ खून और मांस के कतरे भी आए थे। पानी काफी बदबूदार था। इसी घर में ये सरकारी नल लगा है जिसमें फिलहाल पानी सप्लाई बंद है। कल की कंप्लेन के बाद सप्लाई नहीं है। ये जो पानी आप देख रहे हैं टैंकरों के जरिए सप्लाई किया गया है। पीतल नगरी में रहते हैं मैम, कब पानी आया था? क्या सचमुच खून था, गंदगी थी, क्या था? वाकई में खून था। हाँ, बहुत गंदा खून था और वो भी आ रहे, मांस के टुकड़े भी आ रहे थे पानी में। अच्छा। हाँ, 3 बजे के करीब की बात है ये। सुबह ही पानी कतई सही आया था और 3 बजे के बाद बहुत खून आ रहा था। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप आपस में लोगों ने बात की, क्या हुआ? हाँ, हमने ये कंप्लेंट की थी पुलिस को फोन करा 100 नंबर को। फिर पुलिस आई, उसने देखभाल करा, वो भी यही कह रहे थे कि हाँ वाकई में खून है। फिर पानी सप्लाई रोक दी गई? हाँ, कतई रोक दी गई थी। उससे बाद में पानी नहीं आया। जब खून आ रहा था तो आधे घंटे बाद कतई बंद कर दिया गया। उससे बाद में पानी नहीं आया। फिर उससे बाद में हमने टैंकर का यूज करा। मामला सेंसिटिव था, इसलिए अफसरों ने इसे दबाने की कोशिश की। यूपी पुलिस के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार ने कहा, पुलिस लाइन में पाइप की लाइन में जंग लग गई थी। जो पानी की पाइपलाइन है उसमें जंग लग गई थी, इसलिए पाइपलाइन में गंदा पानी आया। लेकिन लोगों को लगा पानी में खून मिला है, इसलिए पानी का रंग लाल हो गया। ये नलों में कुछ जगहों पर ये जंग के कारण 1-2 जगह पर ऐसी स्थिति आई कि जो जंग नुमा पानी होता है, कोरोसिव वो फ्लूइड टाइप से, वो चीज निकल के उसमें आया था और उसको तुरंत उसको जैसे इसके जो पाइप होते हैं उनको चेंज कराया गया तो स्थितियां तत्काल सही भी हो गई थी। ये एकदम गलत है और ये गलत अफवाह भी है कि ऐसी कोई स्थिति थी। इसमें केवल एक जो टैप वाटर में जहाँ सप्लाई की जाती है, जो पाइपलाइन रहती है, कहीं कहीं पर इस बरसात के कारण जो कोरोजन आता है उसके कारण स्थिति आई थी। उसके पहले भी ऐसा भी नहीं कि इसके पहले भी एक बार ये शिकायत आई थी, उसको तब भी दुरुस्त कराया गया। पुलिस अफसर ने जो कहा उससे इलाके के लोग सहमत नहीं है। मुरादाबाद की जिस बस्ती में पानी में खून मिला होने की शिकायत आई, उस बस्ती में करीब 250 घर हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा कई घरों में गए, दर्जनों लोगों से बात की। सब ने एक ही जैसी बात बताई। लोगों ने कहा इलाके में पाइपलाइन प्लास्टिक की है, फिर इसमें जंग कैसे लग सकती है? जंग से पानी का रंग लाल कैसे हो सकता है? उसमें बदबू कैसे आएगी? जंग के साथ जानवरों की चर्बी कहां से आई? कल दोपहर 2:30 बजे पता चला हमें। हमारी पड़ोसन ने आके बताया कि दीदी पानी में खून आ रहा है। हमने चला, पहले तो पानी साफ था, उसके बाद चला तो पानी में खून आ रहा, कतरे आ रही थी मांस के कतरे भी थे। हाँ जी। तो पहले कभी ऐसा हुआ था? इतने साल हो गए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। खून आया पानी में, सब मोहल्ले में हंगामा मच गया। 2-2:30 बजे पानी में बदबू आ रही थी। पानी बदबू आ रही थी, हाथ चिपचाट रहे थे, बिल्कुल अच्छा नहीं, ना पीने लायक है ना कुछ नहाने लायक है। सब परेशानी हो रही थी। 2-2:30 बजे शोर मच गए यहाँ पर। अधिकारी तो ये कह रहे हैं जंग है जी, जबकि सारे पब्लिक ने मतलब अपनी आंखों से देखा, खून की कतरे भी दिखाई और मतलब अधिकारी लोगों ने भी उस चीज को। यहाँ प्लास्टिक के पाइप पड़े, उसमें जंग तो आती नहीं। प्लास्टिक के पाइप में लोहे का होता है, एक बार डेक चून का होता तो हम मान सकते थे कि जंग आ सकती है उसमें, लेकिन प्लास्टिक के पाइप में जंग नहीं। ये साजिश है किसी की। बगैर साजिश के टंकियों में ना आज तक ब्लड आया है ना कभी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो ब्लड आया है। कम से कम 200-250 घरों में ही, हाँ 200-250 घरों में ही टोटल ब्लड ही ब्लड था और ब्लड उसमें मांस के कतरे भी, मतलब चर्बी के टुकड़े भी पाए गए।
इससे भी बड़ी बात है कि जल निगम के अफसरों ने जब पाइपलाइन की चेकिंग की तो पता चला कि एक जगह पाइपलाइन फटी हुई थी। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर ने माना कि जिस जगह कुर्बानी की गई उस जगह पाइपलाइन टूटी थी। हो सकता है कुर्बानी का खून पाइपलाइन में चला गया हो। जब इस मामले की जांच हुई तो नगर निगम ने पाया कि एक कनेक्शन में लीकेज थी और उस लीकेज के सामने ही कुर्बानी हुई थी। फॉल्ट ऐसा कनेक्शन में जो नाली से गुजरा था उसमें मिला। जी मेन पाइप पे ठीक उस घर के सामने खड़े हैं। जी हाँ, कुर्बानी हुई थी यहाँ पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ होती है और वहीं कुर्बानी हुई। और ये किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये तो अभी पता नहीं है हमें। यहाँ पर कुर्बानी के बाद लीकेज बताई जा रही है और यहाँ पूरी समस्या की जड़ है यहीं से लीकेज में की वजह से पाइप में खून आया था। सबसे बड़ी बात यह कि खबर फैलने के बाद नगर निगम ने पूरे इलाके में खुदाई करके रातों रात पाइपलाइन बदल दी। इलाके में दवाइयों का छिड़काव भी किया ताकि कोई बीमारी न फैल जाए। मुरादाबाद नगर निगम प्रशासन भी हरकत में आया है। 24 घंटे से पहले ही पाइपलाइन को बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही नालियों में बीमारी ना फैले या गंदगी ना हो इसलिए क्लोरीन का छिड़काव भी किया गया है। ये सब कार्रवाई कल जब पाइप से खून आया उसके बाद शुरू की गई है और नगर निगम भी नहीं चाहता कि ये मामला आगे तूल पकड़े। लेकिन हकीकत कुछ ऐसी निकली कि हाँ, पाइपलाइन में लीकेज थी और वहीं से खून और मांस के टुकड़े पानी की सप्लाई में शामिल हुए और लोगों के घरों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लोगों से अपील की थी कि वो ईद हंसी खुशी से मनाएं, मिलजुल कर मनाएं। कुर्बानी जरूर करें लेकिन कुर्बानी के बाद खून और जानवरों के दूसरे अंगों को नाली में न बहने दें क्योंकि इससे पॉल्यूशन हो सकता है। ये अपील लोगों की भलाई के लिए की गई थी। अगर इस पर अमल किया जाता तो शायद ऐसा मामला सामने नहीं आता। मामला छोटा है लेकिन ऐसे छोटे मामले बड़े झगड़े की जड़ बन जाते हैं, इसलिए सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। एक परेशान करने वाली खबर पंजाब से भी आई। पंजाब में मिशन तंदुरुस्त के तहत जब दूध की डेयरियों पर रेड हुई तो पता चला कि पंजाब में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध और सिंथेटिक मिल्क प्रोडक्ट्स का कारोबार चल रहा है। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ डेयरी मालिक केमिकल्स और पाउडर का इस्तेमाल करके दूध और मिल्क प्रोडक्ट बना रहे थे, उन्हें बाजार में बेच रहे थे। पनीर, खोया और घी तक सिंथेटिक तरीके से या फिर घटिया क्वालिटी के दूध से तैयार किए जा रहे थे। कई ऐसी डेयरी मिली जहां हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा था। फंगस लगे हुए बर्तनों में दूध रखा था। हमारे संवाददाता जगदीप संधू ने बताया कि पूरे पंजाब में 1200 डेयरियों पर रेड की गई। इनमें से 60% डेयरी के सैंपल्स क्वालिटी टेस्ट में फेल कर गए। चंडीगढ़ में भी कुछ डेयरी पर रेड की घटनाएं हुई। जगदीप संधू हेल्थ अफसरों के साथ ऐसे एक दूध कारोबारी की फैक्ट्री पर पहुंचे। हेल्थ अफसरों को खबर मिली थी कि यहां सिंथेटिक तरीके से मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उनकी खबर बिल्कुल सही निकली। उस डेयरी से भारी मात्रा में नकली पनीर और खोया मिला। मेरे ठीक पीछे पंजाब का सबसे बड़ा मॉल है जिसको वीआर पंजाब बोलते हैं और उसके वीआर मॉल की बिल्कुल बैक साइड पर यह वैध फैक्ट्री चल रही थी। शुरू में यहाँ पे सांचे जो है यहाँ पे पनीर बनता था और बहुत ही गंदे जो कंटेनर्स हैं उसमें फंगस लगी हुई है, उसके भी सैंपल्स लिए गए हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे ड्रम्स हैं वो भी अनहाइजेनिक है और जो बहुत यहाँ कंटेनर्स पड़े हैं वो भी इतने साफ नहीं है कि आपकी जो सेहत को वो यकीनन नुकसान पहुंचा सकते हैं। गंदे कपड़े टंगे हुए हैं जो आमतौर पे ऐसी जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे हाइजीनिक कंडीशंस जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गंदे कपड़े और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स थे उनको स्किन डिजीजेस थी क्योंकि जो मालिक थे वो शायद फॉलो नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कुछ पनीर के सैंपल्स पड़े हुए हैं। पनीर जो है आमतौर पे जो सही पनीर होगा अगर उसको आप हाथ में लेकर मलते हैं तो वो टूटता नहीं है, लेकिन ये जो पनीर है अगर इसको आप हाथ पे मलेंगे तो ये टूट जाता है। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि पनीर जो है उसमें केमिकल्स पड़े होंगे और चिकनाहट भी छोड़ रहा है। हेल्थ अफसर ने बताया कि रेड के दौरान यहां से करीब 2 टन पनीर जब्त किया गया। उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फैक्ट्री के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है। मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस भी चल सकता है। अनहाइजेनिक कंडीशन में फंगस लगी हुई है सारा, और इवन इनके वर्कर को स्किन की डिजीज हुई है। एंड केमिकल जो मिला है उसमें से ये मालिक बोलता है भी सल्फ्यूरिक एसिड है। हमने उसका सैंपल ले लिया
एग्जैक्टली हमें पता चल जाए, कंफर्म हो जाएगा। कहते हैं जी एसिटिक एसिड है, वो मतलब 3 तरह के 3 वो थे ड्रम, उसमें सब में से सैंपल लेके हमने भेज दिया और उसकी रिपोर्ट आने पर उसका एक्शन होगा। एंड मोर ओवर इनके पास लाइसेंस नहीं था, जो बिल्कुल इलीगल काम हो रहा था। ऐसा ही छापा पटियाला में भी डाला गया। देवीगढ़ में एक फैक्ट्री में करीब 250 लीटर एसिड मिला, 1500 लीटर केमिकल्स मिले, 1000 किलो से ज़्यादा सफ़ेद पाउडर मिला और 7000 लीटर सिंथेटिक दूध मिला और बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिले। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज करके उसे अरेस्ट कर लिया गया है। फैक्ट्री सील कर दी गई है। पता चला कि पटियाला में हेल्थ अफसर्स की शह पर यह फैक्ट्री चल रही थी। उन अफसरों के खिलाफ भी अब एक्शन लिया जाएगा। अमृतसर में भी एक इलीगल डेयरी पर रेड मारी गई। हेल्थ अफसरों को खबर मिली थी यहां सिंथेटिक दूध से मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। जब रेड टीम यहां पहुंची तो डिब्बों में भरकर मिल्क प्रोडक्ट्स रखे मिले। सभी मिलावटी लग रहे थे। करीब 2000 लीटर घटिया क्वालिटी का दूध मिला। सारे प्रोडक्ट्स सीज कर लिए गए हैं और डेयरी को सील कर दिया गया है। मोगा में भी 20 डेयरी पर रेड की गई। कई जगह रेड की आशंका के कारण फैक्ट्री चलाने वाले डेयरी पर ताला लगाकर भाग गए। पुलिस ताला तोड़कर भीतर गई तो अंदर बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने का सामान रखा था। करीब 3000 किलो घटिया क्वालिटी का घी मिला, 2 क्विंटल पनीर और 4 बोरी स्किम मिल्क पाउडर मिला। हेल्थ अफसरों ने उस कमरे को सील कर दिया जहां ये सारे मिलावटी सामान रखे हुए थे। मिल्क सेंटर के मालिक को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब में रोज 3 करोड़ 60 लाख दूध का कारोबार होता है। अगर इसमें सिंथेटिक दूध की मिलावट शुरू होगी तो उससे ग्राहक से लेकर किसानों तक बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से पंजाब के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जगह जगह रेड की और दूध में मिलावट करने वालों को पकड़ा। दूध में काम करने वाले कुछ ब्लैक शीप्स जो हैं वो बहुत काम खराब कर रही हैं। वो दूध इस तरीके से बनाती हैं जो साइंटिफिकली ठीक नहीं है। वो दूध के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे खोआ है, पनीर है, मक्खन है, वो भी ऐसे बनाती हैं जिनको लॉ अप्रूव नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है कि इन प्रोडक्ट्स को बना के वो बहुत सस्ते में बेचते हैं। खाने बनी की चीज़ों में मिलावट, सिंथेटिक मिल्क, नकली खोया, पनीर, ये वो जहर हैं जो आम लोगों को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल देते हैं। कुछ साल पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने वालों को और नकली दवाइयों का कारोबार करने वालों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। लगता है वक्त आ गया कि सरकार को इस तरह का कड़ा कानून बनाए क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। हमारे देश में भी इसी तरह का कानून होना चाहिए और उस कानून को इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। डोकलाम विवाद के बाद पहली बार भारत और चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग हुई। इसकी डिटेल एक ब्रेक के बाद। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चीन के डिफेंस मिनिस्टर वेंग फेंग के साथ मुलाकात की। डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच ये पहली मुलाकात थी। चीन के डिफेंस मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हुई। मीटिंग में यह तय हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं ट्रेनिंग और एक्सरसाइज साथ साथ करेंगी। डिफेंस एक्सचेंज पर दोनों देश एक नए MOU के तहत काम करेंगे। दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स ने बॉर्डर के मुद्दों पर भी बात की और ये तय किया कि दोनों तरफ से विश्वास बहाल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ और नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने भी हिस्सा लिया। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर अब नहीं रहे, ये पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर का कल रात 12:30 बजे निधन हो गया था। वो 95 साल के थे। कुलदीप नैयर ऐसे पत्रकार थे जिनकी कलम अपने 71 साल के करियर में कभी नहीं रुकी। कल देर रात उनका निधन हुआ और आज सुबह उनका लिखा कॉलम लोकमत टाइम्स में पब्लिश हुआ। स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे कुलदीप नैयर ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली से छपने वाले उर्दू अखबार अंजाम से की थी। वो उन पत्रकारों में शामिल थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या को कवर किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सरकार को देखा। ताशकंद में जब 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हुआ था तो कुलदीप नैयर उनके सहयोगी के तौर पर उसी होटल में थे। भारत में शास्त्री जी की मौत की खबर कुलदीप नैयर ने ही सबसे पहले दी थी। इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध करने पर 1975 में इमरजेंसी के वक्त वो जेल में थे।
कुलदीप नैयर पीआईबी में इंफॉर्मेशन अफसर भी रहे। उन्हें ब्रिटेन में भारत का हाई कमिश्नर भी बनाया गया। वो राज्यसभा के एमपी भी रहे। उन्होंने करीब 15 किताबें लिखी, जिनमें द जजमेंट और बिटवीन द लाइंस काफ़ी मशहूर हुई। आज की बात में इतना ही। विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरी मेहमान है एक्ट्रेस काजोल। काजोल जानी जाती हैं अपनी बेबाकी के लिए और खुलकर बात करने के लिए। काजोल, शाहरुख ने मुझे कहा कि भगवान ने काजोल को नायाब बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छी अदाकारा बनाया, लेकिन साइलेंसर लगाना भूल गया। मुझे लगा आप बोलने वाले थे फिल्टर लगाना भूल गया। हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं फिल्टर भी और वॉल्यूम कंट्रोल भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है। आकाश अजय जी के पास ये रिमोट कंट्रोल होता तो कभी कभी वो भी सोचते हैं। बट आई थिंक मुफट, अभी मैं बता दूं कि काफ़ी लोगों ने ये मुफट जो है, अगर लोग मुझे सवाल पूछेंगे और मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो मेरे हिसाब से तो मैंने वही कहा है जो आपने मुझसे होने से पूछा है। सब परेशान है। जैसे शाहरुख ने कहा साइलेंसर नहीं लगाया, करण जौहर कहते हैं कि ये प्रेशर कुकर की तरह है, कब सीटी बजेगी कब फटेगी पता नहीं। इतनी खराब तो नहीं हूँ, शायद थी एक वक्त पे, और बट आई एम मच बेटर नाउ, आई हैव टू से दैट। मैं काफ़ी आई वुडंट से सुधर गई हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा 10% का फिल्टर तो आ गया है। बहुत कम आया है। जब शाहरुख खान को पहली बार मिली थी आप बाजीगर के सेट पर जी, तो आपने उनको देखते कहा था, हैराम कैसा लड़का है, बात ही नहीं करता। हाँ, बहुत अजीब थे। लेकिन जिसको पहली बार मिलती है उसको जरूर पता चल जाता है कितनी मुफट है। करण जौहर को पहली बार मिली, 30 का सूट पहन के आया है। अब ये आप बताओ मुझे, अगर आपका इंट्रोडक्शन उससे हो तो आप क्या बोलोगे उसको? हेलो, हाय, हाउ आर यू बोलोगे, या बोलोगे आप काजोल 25 साल से आपने लोगों के दिलों पर राज किया, इतना लोगों ने आपको पसंद किया, प्यार दिया, लेकिन काम कम करती हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे काम करना है तो अच्छा काम करना है। गदर अच्छी फिल्म थी, बहुत सुपरहिट हुई, आपको रोल ऑफर हुआ था, आपने नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि मेरी तरह की पिक्चर है। दिल से डेट्स नहीं मैच हुए थे। मोहब्बतें नहीं ऑफर हुई थी, मुझे ऑफर हुई थी, वो मुझे याद नहीं है। सुपरहिट अभिनेत्री काजोल आपकी अदालत में इस शनिवार रात 10 बजे।